नमस्कार। आईएएस पाठशाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी की क्लास कराने वाले हैं। तो ज्योग्राफी में जैसा कि टाइटल आप देख रहे होंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, क्यों इनका पृथ्वी पे यूज किया जाता है और इनमें क्या क्या परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। आईएएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, कोई भी कंपटीशन हो तो इन पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, हम उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर उठाएंगे और आपसे बात करेंगे कि क्या और कैसे कहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की। ठीक है, अक्षांश। एक बात आप ये समझ लीजिए, वास्तव में हम इन्हें अक्षांश जिन्हें रेखाएं कहते हैं, ये अक्षांश रेखाएं न होकर के क्या हैं, अक्षांश वृत्त होते हैं। ये अक्षांश वृत्त होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखें, जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ पे एक पृथ्वी है, हम पृथ्वी के बिल्कुल ठीक मध्य से, यानी कि भू के मध्य, धरती के मध्य से हम अगर रेखा खींचें तो भू के मध्य से खींची गई इस रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इस भूमध्य रेखा के ऊपर का जो आधा गोला है इसे उत्तरी गोलार्ध, इसे क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और इसका जो दक्षिण वाला हिस्सा है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर आधा गोला उत्तरी गोलार्ध, नीचे का आधा गोला दक्षिणी गोलार्ध। इसके टॉप पर सबसे उत्तरी छोर, इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और पृथ्वी के सबसे दक्षिण में दक्षिणी छोर पर जो छोर है इसको बोलेंगे साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब आप देखिए अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ये हमने भूमध्य रेखा बनाई, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब आप देखें भूमध्य रेखा के इसकी अगर परिभाषा देखी जाए तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं, आप इसे दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अक्षांश रेखाएं उत्तर और दक्षिण की ओर भूमध्य रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी है। ये क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है, कोणीय दूरी ने हम कहेंगे, या आप ऐसे कह सकते हो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये इमेजिनरी लाइन्स हैं, काल्पनिक रेखाएं, वास्तव में पृथ्वी पर ये एग्जिस्ट नहीं करती। हम कैसे अक्षांश रेखाएं खींचते हैं, देखिए जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, इस पृथ्वी पर हमने यहाँ पर केंद्र पर हमने इसको भूमध्य रेखा को हमने नंबरिंग कर दी 0 डिग्री, भूमध्य रेखा को 0। अब यहाँ से हम कोण बनाएंगे, जितना कोण बना बना के हम लाइन खींचेंगे वो उतनी डिग्री अक्षांश कहलाएगी। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पर हमने एक कोण बनाया और 30 डिग्री यहाँ पर बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया, तो अगर हम इस 30 डिग्री को ऐसे, और इधर भी आप बना सकते हो 30 डिग्री, ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ भी हमने बनाया 30 डिग्री और इन्हें मिला दिया ऐसे, तो ये जो लाइन हमारी होगी, ये जो रेखा होगी, इसे बोला जाएगा 30 डिग्री अक्षांश। ऐसे ही यहाँ से एक डिग्री पर 1 2 3 4 करते करते पूरी ऊपर तक 90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के ऊपर अगर हम देखें तो ऐसे 1 2 3 ऐसे करते करते हम यहाँ पर नीचे से लेकर ऊपर तक कितनी अक्षांश रेखाएं खींचते हैं, 90। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे 0 से लेकर के यहाँ तक 90 अक्षांश हैं, और ऐसे ही 0 से लेकर के नीचे तक 90 अक्षांश हैं। ठीक है, हम ऊपर और नीचे जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब बात ये आती है कि आखिर अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं, इनके क्या यूजेज हैं। तो अक्षांश रेखाएं जलवायु और तापमान की सूचक होती हैं। जैसे हम पृथ्वी पर सपोज करते हैं, यहाँ पर आप देखते ही होंगे सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत गिरता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसकी किरणें तिरछी होती जाती हैं। तो ऐसे ही जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो इसका तापमान और जलवायु में परिवर्तन आने लगता है। भूमध्य रेखा में उत्तर जाने पर, नॉर्थ की ओर अगर हम जाएंगे तो ग्रेजुअली टेम्परेचर और क्लाइमेट में परिवर्तन आएगा और नीचे भी यही परिवर्तन आएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर की जितनी भी गोलार्ध जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन्हें हम उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहेंगे। इन्हें उत्तरी
अक्षांश रेखाएं कहेंगे। जैसे जो भी है, जैसे यहाँ लिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही जब हम दक्षिण की ओर लेंगे, ये तो उत्तर की ओर हो गई, जैसे हम दक्षिण की ओर लेंगे तो इन्हें दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश। आप अगर इसे लेते हैं तो 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 डिग्री, 30, 50, 40 ऐसे करते करते 90 के पास पहुंचेंगे। तो ऊपर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नीचे। अब बात आती है कि टोटल कुल कितनी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर खींची जाती हैं। तो पृथ्वी पर अगर आप देखें तो अगर देखें कुल अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करेंगे रेखाएं, तो आपने देखा होगा यहां पर कुल अक्षांश रेखा कितनी, 90 ऊपर हैं, 90 नीचे और एक बीच में कॉमन, ये एक प्लस 90 ऊपर 90 नीचे, ठीक है। तो ये टोटल 181 पहुंचती हैं। लेकिन आप देखें 181 हुई, लेकिन 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे ये रेखाएं होकर के क्या है, बिंदु हैं, इसलिए ये दो इसमें से माइनस कर दिए जाएंगे। तो टोटल 179। अगर आपसे पूछा जाए कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो आप कहोगे पृथ्वी पर कुल 179 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। तो 190। अब बात आती है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या है। तो दो निकटस्थ अक्षांश रेखाओं के बीच की अगर हम दूरी देखें तो दो निकटस्थ अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आती है 111.13 किलोमीटर। कितनी आएगी? 111.13 किलोमीटर। और ये हर अक्षांश रेखा के मध्य बराबर रहती है। जब चाहे इसके मध्य निकालिए, चाहे इसके मध्य, चाहे इसके मध्य, सबके मध्य, ठीक है। तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं की बात आ गई। दूरी हमने बता दिया, सीख लिया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेखाएं कितनी हैं, दूरी कितनी है। और दूसरा अक्षांश रेखाएं उत्तर दक्षिणी हमने सीखा। एक बात और यहाँ समझ लीजिए, कोणीय दूरी है, ये दूरी कोणीय है, ठीक है। दूसरा एक चीज और यहाँ ध्यान रखेंगे, अक्षांश रेखाएं कहें या वृत्त, दोनों ही एक ही चीज के लिए कहा जाता है। वास्तव में ये एक तरीके से सर्किल हैं, वृत्त हैं। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अक्षांश रेखाओं पृथ्वी पर के ग्लोब पर खींची जाने वाली अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है। तो पृथ्वी पर अगर आप देखें सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन है, तो आपको देखने से पता चलेगा भूमध्य रेखा के जैसे ऊपर आप बढ़ने लगते हैं वृत्त छोटे होते जाते हैं। ये देखेंगे धीरे धीरे छोटे होंगे। भूमध्य रेखा के नीचे जाने पर देखेंगे धीरे धीरे अक्षांश वृत्त हमारे छोटे होते जाते हैं। तो सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त हमारा क्या होगा? विषुवत रेखीय अक्षांश वृत्त या भूमध्य रेखीय अक्षांश वृत्त। भूमध्य रेखीय अक्षांश वृत्त सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त माना जाता है। और सबसे छोटे अक्षांश किसे माने जाएंगे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो कि बिंदु के समान है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अक्षांश। अब एक बात यहाँ पे हम और बताएंगे, कई बार आप पुस्तकों में पढ़ते हैं कि ऐसी चीज मध्य अक्षांशों पर है, ऐसी चीज उच्च अक्षांशों पर है या निम्न अक्षांशों पर है। तो पृथ्वी के जो ये नीचे की भूमध्य रेखा के आसपास के जो अक्षांश हैं, अप्रॉक्स अगर आप कहें तो 45 डिग्री तक नॉर्थ और 45 डिग्री तक भी नीचे कि उसके पहले जो ये अक्षांश बीच के आते हैं तो इन्हें निम्न अक्षांश कहा जाता है। इन्हें क्या कहेंगे? निम्न अक्षांश। और जो बीचों बीच के हैं 45 डिग्री के आसपास, उन्हें हम क्या कहेंगे? मध्य अक्षांश कहेंगे, ठीक है। और 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर 60 से लेकर 90 तक अगर हम देखेंगे 60 डिग्री अक्षांश से लेकर 90 तक के जो अक्षांश हैं इन्हें उच्च अक्षांश कहा जाता है। इन्हें क्या कहेंगे? हाई लैटिट्यूड्स। इन्हें हाई लैटिट्यूड्स कहा जाता है, यानी उच्च अक्षांश। ये उच्च अक्षांश है, हाई लैटिट्यूड है। और 60 के नीचे और आप कह सकते हो वही 25 23.5 के ऊपर, लेकिन 45 के आसपास कह सकते हो। तो ये मध्य अक्षांश है। 45 के नीचे आपका लोअर अक्षांश लैटिट्यूड निम्न अक्षांश कहलाएगा। ये हमारा उच्च अक्षांश निम्न अक्षांश भी रहेंगे, ठीक है। दोनों ही गोलार्धों में होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों गोलार्धों में रहते हैं। एक बात और यहाँ पे समझ लें, अक्षांशों के बारे में हम आपको यहाँ पे बात करेंगे। हमने आपको बता दिया मिडिल अक्षांश क्या होते हैं, उच्च अक्षांश क्या होते हैं, निम्न अक्षांश क्या होते हैं, उनके मध्य दूरियां कितनी हैं, अक्षांश के हमारी किस बात की इंडिकेटर होती हैं, अक्षांश हमारी तापमान और जलवायु की सूचक होती हैं। एक शब्द आता है कोलैटिट्यूड, सह अक्षांश, सह अक्षांश, कोलैटिट्यूड्स, ठीक है, कोलैटिट्यूड्स। अगर आपको कोलैटिट्यूड निकालना है किसी भी डिग्री पर, जैसे हमने निकाला 30 डिग्री अक्षांश या 40 डिग्री अक्षांश, मान लेते 40 डिग्री अक्षांश पे आपको 40 डिग्री अक्षांश का
सह अक्षांश क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे 40 को, आ जाएगा 50। तो 50 डिग्री 40 का सह अक्षांश कहलाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ देखा अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब एक चीज और समझ लीजिए, कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं होती हैं जिनके ऊपर तापमान या जलवायु में विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है। उन अक्षांश रेखाओं के नाम रखे गए हैं। उन अक्षांश रेखाओं को क्या कहा गया है? कुछ उनके विशेष नामकरण कर दिया गया है। जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर चलें तो जैसे मान लेते हैं ये भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश है, ये वाला। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाएगा? कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम नीचे की ओर जाएं, 1 2 3 करते करते अगर हम 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ में आए तो 23.5 डिग्री साउथ हमारा क्या कहलाएगा? मकर रेखा। ठीक है, इसे साउथ लैटिट्यूड को क्या कहा जाएगा? मकर रेखा कहा जाएगा, मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहेंगे। आखिर ये ध्यान रखिए कि इन्हें कर्क रेखा और मकर रेखा यहीं पर क्यों किए गए? उसका विशेष कारण ये है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है। तो पृथ्वी पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण 23.5 डिग्री अक्षांश के बाद एकदम क्लाइमेट में या टेम्परेचर में परिवर्तन आता है। तो ये एक तरीके से मानक बनाए गए हैं कर्क रेखा। इसके ऊपर 66.5 डिग्री अक्षांश पर, 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को हम क्या कहेंगे? आर्कटिक वृत्त रेखा या आर्कटिक सर्किल लाइन। इसे क्या बोला जाएगा? आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त रेखा या सर्किल लाइन। और ऐसे ही 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे बोलेंगे अंटार्कटिका वृत्त रेखा, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त रेखा या सर्किल लाइन, अंटार्कटिक वृत्त रेखा, और 90 पे ध्रुव। तो ये हमारा हुआ अक्षांश के बारे में। तो इतना ही अक्षांश हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद टेम्परेचर जो जोन होते हैं, ताप कटिबंध, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारा टॉपिक है देशांतर। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो हम यहां पर बात अब करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे। देशांतर रेखाएं क्या हैं? देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं हो गई। अब हम लोग बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात, यहां भी वही देशांतर रेखाएं न होकर के देशांतर भी एक तरीके से वृत्त ही हैं। ये भी क्या है? वृत्त हैं। और ये वृत्त होते कैसे हैं? अब आप यहां थोड़ा सा देखेंगे, ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो आप ये कह सकते हो उत्तरी और दक्षिणी, देशांतर रेखाओं में कहेंगे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाएगा? देशांतर रेखाएं कहेंगे। तो ये उत्तरी हो गई, ये दक्षिणी। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? देशांतर रेखाएं। अब बात ये भी है कि देशांतर रेखाओं की उपयोगिता क्या है। तो पृथ्वी पर खींचे जाने वाली देशांतर रेखाएं मुख्य रूप से समय की सूचक होती हैं। किस चीज की सूचक होती हैं? समय की इंडिकेटर होती हैं। और देशांतर भी हमारे वृत्त हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो देशांतर रेखाएं हम खींच रहे हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, पृथ्वी का जो ग्लोब है वो 3D है। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे समझेंगे जैसे ये हमारा क्या है? पृथ्वी, ग्लोब है। तो यहाँ पर मान के चलते जैसे तरबूज टाइप से आप देखेंगे तो पूरी पृथ्वी को इधर से लेकर के बैक साइड तक आप ऐसे देखेंगे, यहाँ तक ऐसे। ठीक है, तो कुल कितनी रेखाएं होंगी? 360। पूरी पृथ्वी को 360 देशांतर रेखाओं में बांटा जाता है। कुल कितनी रेखाओं में? 360। अब टोटल इधर से लगाकर अगर आप देखें पीछे तक, और ये सर्किल बनता है, मतलब इधर से आप खींचते गए इधर, यहां पर देखेंगे जो बीचों बीच की देशांतर रेखा है, हम इसे 0 डिग्री देशांतर कहेंगे। 0 डिग्री देशांतर कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर कहेंगे। किसको? बीचों बीच की। लेकिन यहां से लगाते हुए अगर जब हम पीछे जाएंगे, यहां से अगर आप देखें, यहां से आगे बढ़ते बढ़ते आप पीछे जाएंगे और इधर से इधर जाएंगे, तो लास्ट वाली जो लाइन हमारी होगी वो 180 होगी।
जीरो से लेकर के 1 2 करते करते 180, जीरो से लेकर पूरे करते 180, दोनों तरफ से 180 वाली लाइन। तो टोटल अगर हम देखें तो इधर से 180, इधर से 180 और बीच में आगे वाली और पीछे वाली कॉमन होती हैं। तो टोटल मिला के हमारी 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो पृथ्वी को कुल 360 देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। अब देखिए ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के पूरब साइड में, भूमध्य रेखा के पूरब साइड में जितनी देशांतर रेखाएं होंगे इन्हें पूर्वी देशांतर कहेंगे। पूर्वी देशांतर या ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। पूरब, भूमध्य रेखा के पूरब में जितनी देशांतर रेखाएं पूर्वी देशांतर, भूमध्य रेखा के पश्चिम में जितनी देशांतर रेखाएं पश्चिमी देशांतर कहेंगे। और बीचों बीच वाली लाइन को हम कई नामों से जानते हैं। जो बिल्कुल बीचों बीच में देशांतर रेखा खींची गई है इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्राइम मेरिडियन टाइम लाइन, या इसे मध्याह्न समय रेखा भी कहा जाता है, या इसे आप ग्रीनविच लाइन भी कहेंगे। चूंकि ये प्राइम मेरिडियन टाइम लाइन या 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा लंदन में एक लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है जिसका नाम है ग्रीनविच, वहां से होकर गुजरती है, इसलिए हम इसे ग्रीनविच लाइन कहेंगे। और ग्रीनविच लाइन दुनिया की, इसे मानक समय रेखा भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, मानक समय रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी उपयोगिता है पूरी दुनिया का समय इसी रेखा के सापेक्ष मेजर किया गया, मापा गया। और इस रेखा के पूरब में जितना भी आगे देशांतर होंगे उन सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर कहा जाएगा। जैसे ये 0 है, 1 2 3 यहाँ पर आते ही मान लेते हैं ये 20 डिग्री देशांतर है, तो इसे कहेंगे 20 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऐसे अगर हम पीछे गए तो ये मान लेते 30 डिग्री है, तो इसे कहेंगे 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इस देशांतर के पूरब में आपको पता है कि सूर्य किधर उगता है, पूरब में उगता है, और पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण सूर्य के सामने सबसे पहले पूर्वी रेखाएं आएंगी, पूर्वी देशांतर रेखाएं आएंगी, बाद में 0 डिग्री, फिर पीछे वाली। तो हमेशा समय पूर्वी देशांतर की रेखाओं पर आगे पड़ता है। अगर हम मानचित्र में देखें तो सबसे एक्सट्रीम छोर पर पूरब में जापान पड़ता है, तो सबसे पहले सूरज की किरणें वहीं पड़ती है, इसलिए हम जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो ये देशांतर रेखा। अब एक चीज और यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन की बात बनती है, पहली बात 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच लाइन ये सब कहेंगे। अगर हम बीचों बीच में यहाँ पर ऐसे भूमध्य रेखा ड्रॉ करें, भूमध्य रेखा खींचें, तो आप देख रहे होंगे कि भूमध्य रेखा के पास में देशांतर रेखाओं के मध्य दूरियां अधिक हैं, जबकि ध्रुवों के पास में दूरियां बहुत कम हैं। और अत्यधिक दूरी कम होने के कारण यहां समय धीमे चलता है या कम होता है, इसलिए इसे ध्रुवों को समय रहित क्षेत्र भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि टाइमलेस जोन कहां पे है, पृथ्वी पर पाया जाता है, तो पृथ्वी पर टाइमलेस जोन कहां पाया जाता है, ध्रुवों पर पाया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर आपसे पूछे जाए, दो निकटस्थ देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, तो आप कहेंगे कहां पर, दो निकटस्थ देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर भूमध्य रेखा पर काउंट की जाए तो सबसे ज्यादा होती है। भूमध्य रेखा, दो देशांतर रेखाओं की सबसे अधिक दूरी कहां होगी, भूमध्य रेखा पर होगी, और ये होगी 111.32 किलोमीटर के बराबर होगी। और ऊपर जैसे बढ़ते जाएंगे दूरियां कम होती जाएंगी, इसीलिए 0 डिग्री देशांतर के जहां पर 9 डिग्री पोल्स हमारा रहता है, उत्तरी और दक्षिणी, उसे समय रहित क्षेत्र कहा जाता है। समय हमने बता दिया किधर आगे और किधर पीछे, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए, जो 0 डिग्री देशांतर है दुनिया का सभी लोग इसी के सापेक्ष समय मापते हैं, ठीक है। और जो पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इस पीछे जो 180 डिग्री देशांतर रेखा ये ठीक इसी 0 डिग्री के बैक साइड में पड़ेगी, ठीक है। उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर हम आगे बात करेंगे, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। उसके दोनों साइड में अलग अलग तिथियां होती हैं। अगर आप एक तरफ से उसे क्रॉस करें तो दूसरी तरफ दूसरा दिन या दूसरी तिथि डेट होगी, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर के बारे में मैंने बताया, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और समय किधर आगे होगा किधर पीछे होगा उस पर हमने बात की। इनके बीच की दूरी कहाँ पे ज़्यादा होती। एक चीज़ और समझ लीजिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर कहा जाता है, GORE, क्या कहेंगे, गोर। क्वेश्चन पूछा जाए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोर कहते हैं, ठीक है। अब देशांतर रेखाएं
मानक समय रेखा भी इसे कहते हैं। हर देश अपनी खुद की एक मानक समय रेखा खींचता है और उसके सापेक्ष वो अपना समय सेट करता है। कैसे सेट करेगा, इस पर एक हम अलग वीडियो बनाएंगे जो आपको बताई जाएगी समय कैसे निकालते हैं। ठीक है, भारत की अपनी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो हमने आज एक शॉर्ट वीडियो आपको अक्षांश और देशांतर रेखा में बनाया। इसके बाद अगली जो क्लास होगी इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस बनते हैं या इसका समय कैसे निकाला जाएगा, ताप कटिबंध क्या होते हैं, उन पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जो आपको आगे की मिलेगी। आज सिर्फ इतना सा ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।